हेलो फ्रेंड्स, इस बार हम हमारा 76th गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मना रहे हैं और सबसे पहले आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। हमारा संविधान जो है उसे अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। इवन इसके कुछ प्रावधानों को इसी दिन लागू भी कर दिया गया। लेकिन फिर भी हम हर साल 26 जनवरी को ही क्यों अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं? इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? नहीं। तो चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश रूल से फाइनली आज़ादी मिल जाती है। लेकिन आज़ादी के कुछ समय बाद तक भी जो इंडिया का हेड ऑफ स्टेट होता है वह ब्रिटिश मोनार्की बना रहता है। स्टार्टिंग के एक साल माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं एंड फाइनली फिर सी राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और इसके बाद 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो जाता है और इसे संविधान सभा की स्वीकृति भी मिल जाती है एंड इसे इस दिन अपना भी लिया जाता है। इवन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी इसका जो एडॉप्शन डेट है वो 26 नवंबर ही डिक्लेयर किया गया है। बट फिर भी इंडिया में हम हर साल 26 जनवरी को ही एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 26 जनवरी जो है वह इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट मानी जाती है। और हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है 8 नवंबर 1927 से, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में साइमन कमीशन सेंड किया। इसके हेड थे जॉन साइमन एंड इस कमीशन में 7 मेंबर थे। बेसिकली इसका काम था एक रोड मैप तैयार करना या फिर कहे कि एक फ्रेमवर्क तैयार करना कि इंडिया में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए जाए। एक्चुअली इनको यह देखना था कि 1919 में हुए मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंडिया में किस तरह से काम कर रहे हैं और आगे इनमें क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। देखिए, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया एक कानून था जिसका मकसद था भारत में सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड को पूरा करना। और आप ये समझ सकते हैं कि यह काफ़ी हद तक ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिया को पावर ट्रांसफ़र करने की डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। बट जो साइमन कमीशन था उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। इससे इंडियंस जो थे वो काफ़ी नाराज थे एंड इसके खिलाफ कई जगह पर प्रोटेस्ट भी हुए। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। तो इस विद्रोह को देखते हुए इंग्लैंड में भारतीय मामलों के जो मंत्री थे विलियम हेग, उन्होंने इंडिया के सामने चैलेंज रख दिया कि भैया, आपको लगता है कि साइमन कमीशन नहीं, आप ज़्यादा अच्छा संविधान बना सकते हैं, तो करिए अपने देश पर काम और बनाइए अपना संविधान। हम आपको चैलेंज करते हैं कि इंडिया सभी पार्टियों को और सभी कम्युनिटी को ध्यान में रख के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को ध्यान में रख के संविधान बनाए या उसका फ्रेमवर्क तैयार करें और हमें उसे दे। हम भी देखते हैं कि आप इसे बना पाते हैं या आपस में ही लड़ने झगड़ने बैठ जाते हैं। तो इस चैलेंज को इंडियन पॉलिटिकल पार्टी ने भी एक्सेप्ट कर लिया और एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाई गई जिसका नेतृत्व इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया एंड फरवरी 1928 में इसकी एक बैठक हुई जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू के फादर थे और इस कमेटी का टास्क था कि इंडिया में आगे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किस तरह से लाए जाएंगे, इसके फ्रेमवर्क को डिसाइड करना। इसके बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है और इस रिपोर्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट से डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी गई, जो कि उस समय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों को ब्रिटिशर्स ने दे रखा था। तो उन्हीं की तरह स्टेटस के लिए इंडिया के लिए भी डिमांड इस रिपोर्ट में रखी गई। देखिए, यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि हमें कुछ मामलों में स्वायत्तता होगी और कुछ मामलों में स्वायत्तता नहीं होगी। अल्टीमेटली फिर भी हम ब्रिटिश एम्पायर्स के अंडर ही काम करेंगे, उनसे जुड़े रहेंगे। लाइक हेड ऑफ द स्टेट जो रहेगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रहेगी। लेकिन अगर यह होता तो इंटरनल गवर्नेंस जो है वो हमारे लोगों के हाथ में होती। बट फॉरेन रिलेशन, आर्मी एटसेट्रा ऐसे जो डिसीजन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही ले पाती। पर हुआ क्या कि इससे जो उस टाइम के यंग पॉलिटिशियंस थे वो बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। लाइक सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और इनके जैसे कई और यंग लीडर्स। तो इन्होंने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में अपनी एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। और इन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हम तो अब पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। क्योंकि अगर अभी भी हम डोमिनियन स्टेटस के पीछे पड़े रहे तो इंडिया को और आने वाले 50-60 सालों तक आज़ादी नहीं मिल पाएगी। बट जब नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस की मांग की तो ये ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा ही ईजी था। उन्होंने ये वादा किया कि ठीक है भाई, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। बट उन्होंने कोई डेट को डिसाइड नहीं किया। उन्होंने कहा कि इवेंचुअली हम आपको डोमिनियन स्टेटस अप्लाई कर देंगे और ये डिक्लेयर किया था अक्टूबर 1929 में इंडिया के वायसराय रहे लॉर्ड इरविन ने। इसे हिस्ट्री में
इरविन के दिवाली डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। बट होता क्या है कि इंग्लैंड में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और वहाँ जो है कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है और वह इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। तो उनके डिसीजन को इरविन को भी फॉलो करना पड़ता है और ये जो है अपने जो डिक्लेरेशन होता है, जो वादा होता है, उससे पलट जाता है। अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो यंग लीडर्स थे उनमें और भी ज्यादा गुस्सा और आक्रोश बढ़ जाता है और अब वह सभी एक साथ एक स्वर में कहते हैं कि हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब तो हम सभी पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। देन इसके बाद दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है, जहां 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस के रिजोल्यूशन को लेती है और अपने एम को इस पर्टिकुलर सेशन में डिसाइड करती है। और यहाँ पर ये भी डिसाइड करते हैं कि आने वाले समय में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें भी कांग्रेस नहीं पार्टिसिपेट करेगी एंड अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानती है, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देती है, तो फिर हम आगे जाके सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करेंगे। और इवेंचुअली इसके बाद में ऐसा होता भी है। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सिविल डिसोबीडियंस इवेंट जो है उसे लॉन्च किया जाता है, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्टार्टिंग साबरमती से दांडी तक दांडी मार्च से होती है एंड इसमें और भी कई सारी चीजें होती है, जैसे कि नमक कानून को तोड़ना, ब्रिटिश चीजों को बॉयकॉट करना, टैक्स पे नहीं करना वगैरह वगैरह। खैर 31 दिसंबर 1929 के दिन कांग्रेस के सभी नेता रावी नदी के तट पर कड़ाके की सर्दी में नदी के पानी को अपने हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक हम देश को आज़ाद नहीं करा देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसके साथ यह सेशन खत्म होता है और इसी दिन आधी रात को इन्होंने रावी नदी के तट पर इस इंडियन फ्लैग को फहराया था और इसी फ्लैग को आगे जाकर थोड़ा मॉडिफाई करके आज जो हमारा इंडिया का फ्लैग है वो बनाया गया। एंड इन दी एंड इन सबके द्वारा एक डेट डिसाइड की जाती है जो कि 26 जनवरी 1930 थी और कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं वह ये भी डिसाइड करते हैं कि इसी दिन हर साल हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और फाइनली फिर हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल जाती है। और जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया, इसके कुछ समय बाद यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनकर रेडी हो जाता है, जिसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इवन इसके कुछ प्रावधान जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एटसेट्रा, इनको इसी दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू भी कर दिया गया था। बट चूंकि कांग्रेस के नेता आज़ादी के पहले लगभग 20 सालों से हर साल 26 जनवरी को अपने इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे थे, इसलिए इंडिया का जो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन है उसे 26 जनवरी को लागू किया जाता है और इसी के बाद से हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और हम मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।